नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नया रास्ता का 7वां अध्याय। नया रास्ता के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। नया रास्ता अध्याय 7, लेखिका सुषमा अग्रवाल। जब से अमित का रिश्ता टूटा था तभी से माया राम जी के घर में उदासी छा गई थी। अमित की माँ तो यह सपना संजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। उनकी बेटी का अधिकतर समय तो कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था। इसके अतिरिक्त और भी ना जाने क्या क्या अरमान थे उनके। माया राम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते, मधु अपने कॉलेज चली जाती। अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। कितनी ही बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता। उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर भी ना दे पाता। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए माताजी ने ही दरवाज़ा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गई। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। कितनी प्रसन्न थी आज वह। उनको अपने भाई के पास गए वे भी कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएंगी, तब कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकेंगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी जी किसका पत्र आया है? माँ प्रसन्नतापूर्वक बोली, पत्र नहीं, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार के दिन की शादी और रविवार की को प्रीति भोज है। पर मम्मी, मैं तो वहाँ जा ही नहीं पाऊंगी, मेरी तो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मधु कुछ उदास सी होकर बोली, अच्छा, यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी? नहीं मम्मी, आप तो चली ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी। परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में जरूर जाऊंगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। यह कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के को चल दी। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थी कि दीपक की शादी में जा पाएंगी या नहीं। जैसे ही घड़ी में टकटक की आवाज़ हुई, उनका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था। दोपहर के भोजन के लिए अमित का घर आने का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित जैसे ही अंदर प्रवेश किया और मेज पर उसने कार्ड रखा देखा तो माँ से बोला, मम्मी आज ये कार्ड कहाँ से आया है? इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसी का ही कार्ड आया है। दीपक की शादी? अच्छा, कब की है उसकी शादी? तो ही कार्ड पढ़कर देख लेना। अमित ने कार्ड पढ़कर मेज पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर में उसके लिए खाना लेने चली गई। अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुँचा और उनसे बोला, मम्मी आज बहुत तेज भूख लगी है, तेरे खाने लेने ही तो आई हूँ बेटे। माँ ने बड़े प्यार से कहा। अमित मेज पर बैठा खाना खाने लगा। माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वह न जाने किन विचारों में खो गई और एक टक अमित की ओर ही देखती रही। जब अमित ने महसूस किया कि माँ एक टक उसी की ओर निहारे जा रही हैं तो उनसे ना रह गया। वह उनसे पूछ ही बैठा, मम्मी आप क्या देख रही हैं? यह सुनकर उनकी तालीनता भंग हो गई और वह चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। कुछ तो है मम्मी, आप इस तरह लगातार क्या देख रही हैं मेरे चेहरे पर? अमित ने पूछा। बेटे मैं यह सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। यह कहते कहते माँ काफ़ी उदास हो गई थी। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं मम्मी? इसमें परेशानी की क्या बात है? अमित ने अपने गले का गुस्सा सटकते हुए कहा, बेटे धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है? तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो? ऐसी क्या बात है बेटे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मम्मी मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। अमित बेटे, मधु भी अब शादी के योग्य हो गई है, उसकी भी अब शादी कराना चाहती हूँ, परंतु मैं यह चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा होता, क्योंकि तुम आयु में भी मधु से 7 वर्ष बड़े हो। और दूसरी बात यह है कि मधु की शादी में भी मैं सब काम अकेले नहीं कर पाऊंगी।
बहू घर में होगी तो काफ़ी काम तो कर लेगी, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में तो उसकी शादी क्यों रोकती हैं? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, अमित ने दृढ़तापूर्वक कहा। तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है? मैं यह नहीं जानना चाहती हूँ। देख बेटा, अब मुझे दीपक की शादी में कानपुर जाना है। उन दिनों मधु की परीक्षा भी चल रही होगी। अब तुम ही बताओ, उसे मैं किसके पास छोड़कर जाऊंगी? इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आप इस बात को अभी से क्यों चिंता करती हैं? यह कहकर अमित अपने काम पर चला गया। माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रह गई। उसके व्यवहार में यह परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था, परंतु अब उसे क्या हो गया? अचानक अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन। इसके इस परिवर्तित व्यवहार में उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का विचार तो त्याग नहीं दिया, या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो। वह उनकी इसी विचारधारा में ताल्लीन थी कि अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना वह सुरेंद्र से जाकर अमित के बारे में बातें करे। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, शायद वही अमित के विचारों से अवगत हो। इस समय घर में अकेली होने के कारण उनका सुरेंद्र के घर जाना संभव न था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 1-2 दिन में सुरेंद्र के घर अवश्य जाएंगी। अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मीनू ने कठिन परिश्रम किया। पूरे वर्ष लगन व उत्साहपूर्वक उसने पढ़ाई की। वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर बहुत अच्छे हो गए थे। आज उसका अंतिम पेपर था। अंतिम पेपर देने के बाद जब मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर आई तो उसे लगा मानो आज वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब वह प्रतंत्र पक्षी की तरह पिंजरे में बंद होकर नहीं रहेगी, वरन स्वतंत्र पक्षी की तरह खुले गगन में विहार कर सकेगी। आज उसकी सभी सखियों का अंतिम पेपर था, इसलिए सभी प्रसन्न नजर आ रही थी। यद्यपि रात दिन जागने के कारण सभी के चेहरों पर थकावट स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी, फिर भी उस थकान भरे चेहरों पर प्रसन्नता की एक लहर थी। मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर आकर खड़ी अपनी सखी माया की प्रतीक्षा करी थी कि इतने में सामने वाले कक्ष से माया आती दिखाई दी। माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। मीनू का हाथ पकड़ते हुए माया आगे चल दी और मीनू से बोली, मीनू पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए हैं, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर? वैसे मैं सोच रही थी कि आज नीलिमा के पास चली जाती। तो नीलिमा के पास कल चले जाना, आज पिक्चर चलते हैं। ठीक है, आज ही पिक्चर चलते हैं। बहुत दिनों से कोई पिक्चर देखी भी नहीं, मीनू ने माया की बात का समर्थन करते हुए कहा। मीनू, तुम अपने घर मीरापुर कब वापस जा रही हो? माया ने पूछा। 2 दिन बाद, मीनू ने उत्तर दिया। माया, मैंने अपनी माँ को पत्र में लिख दिया था कि मैं परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मीरापुर आऊँगी, क्योंकि एक दिन नीलिमा के पास मिलने के लिए जाना है और दूसरे दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। अच्छा है मीनू, हम 2 दिन और साथ रह सकेंगे, फिर तो हम अलग अलग हो ही जाएंगे, ना जाने फिर कब मिलना होगा। यह कहते हुए माया के चेहरे पर उदासी का भाव उभर आया। बातें करते करते वे अपने हॉस्टल के कमरे तक आ पहुंची। उन्होंने निश्चय किया कि पिक्चर 3 बजे वाले शो में ही देखी जानी चाहिए, जिससे कि हॉस्टल लौटने में रात्रि न हो जाए। दोनों ही रात्रि में जागी हुई थी। आज की रात तो सारी रात ही बैठकर पड़ी थी। कमरे में जाकर जैसे ही वे पलंग पर बैठी तो उनका दिल हुआ कि वे कुछ समय के लिए सो जाएं। आंखों में नींद भर रही थी, थकान के कारण बदन भी टूट रहा था। मीनू को पलंग पर लेटते ही थोड़ी सी झपकी लगी तो माया ने उसे यह कहकर उठा दिया, मीनू पिक्चर का समय हो रहा, उठकर तैयार हो जाओ। लेटने से शरीर में और भारीपन आ गया था। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था कि वह बिस्तर से उठे, परंतु माया के आग्रह पर उसे उठना ही पड़ा। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चली थी। सिनेमा घर में उन्होंने देखा कि उनके कुछ और भी सहपाठी पिक्चर देखने आए थे। आज सभी अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे। पिक्चर समाप्त होने पर उन दोनों ने विचार किया कि आज खाना भी बाहर किसी होटल में ही खाना चाहिए। हॉस्टल के भोजनालय में तो रोज ही खाते हैं। उन दोनों ने एक होटल में रात्रि का भोजन लिया, बाद में अपने हॉस्टल की ओर चल दी। अब वे दोनों प्रसन्न थी कि उन्हें वापस अपने कमरे में पहुंचने पर पढ़ाई नहीं करनी है। आज वे आराम की नींद सोएंगी। जैसे ही मीनू ने अपने कमरे का ताला खोलने के लिए अपने पर्स से ताली निकाली, सामने से नीलिमा व सुरेंद्र जी आते दिखाई दिए। नीलिमा को देखकर मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता बिखर गई। मीनू ने नीलिमा को कुर्सी पर बैठाया और बोली, नीलिमा, आज तुम्हारे घर आने की सोच ही रही थी।
परंतु आज हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बन गया। अब मैं कल जरूर आती तुम्हारे घर। मीनू, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गई होती, परंतु इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे आने पर तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता। वैसे मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। सुरेंद्र जी को कुछ उदास देखकर मीनू से रहा ना गया। वह नीलिमा से पूछी बैठी, नीलिमा, आज तुम लोग कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना सबका? यह सुनकर नीलिमा की उदासी कुछ और बढ़ गई। वह उदास स्वर में बोली, मीनू, 3 दिन पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय अमित की हालत बहुत नाजुक है। यह बात सुनकर मीनू चौंकी और बोली, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? कार के ब्रेक फेल हो गए थे, कार पेड़ से जा टकराई। कहाँ कहाँ चोट आई है? हाथ पैरों की हड्डियां तो चकनाचूर हो गई और भी पूरे शरीर पर चोट ही चोट लगी है। नीलिमा की यह बात सुनकर मीनू उदास हो गई। तभी नीलिमा बोल पड़ी, मीनू, अमित भैया तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। यदि तुम उचित समझो तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिल आना। कौन से हॉस्पिटल में है? मीनू ने पूछा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। ठीक है, कल सुबह जाकर मैं मिल आऊंगी, मीनू ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ समय बाद नीलिमा व उसके पति चले गए। माया पहले ही पूरी रात जागने के कारण थक कर सो गई थी। उन दोनों के जाने के बाद मीनू ने भी कोशिश की कि वह सो जाए, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। अब से 4 महीने पहले तक मीनू के हृदय में अमित के लिए घृणा ही घृणा थी, परंतु ना जाने अब अमित मीनू को क्या हो गया था। मीनू के हृदय के एक कोने में अमित के लिए कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हो गया था। तभी तो अमित के एक्सीडेंट के बारे में जानकर उसका दिल बेचैन हो उठा। जैसे ही मीनू सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के सामने अमित का चेहरा घूम जाता, जो उससे कुछ कहने के लिए बेचैन था। उसके वे नेत्र जो अपनी मूक भाषा में कहना चाहते थे कि वह निर्दोष है। रात भर मीनू इसी तरह बेचैनी में करवटें बदलती रही। कभी झपकी लग जाती तो कभी चौंक कर आंखें खुलती और उसके सामने अमित का वही चेहरा घूम जाता। प्रातः होते ही वह तैयार होकर अमित से मिलने चली गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि 10 बजे से पहले मरीजों से मिलना वर्जित है। तभी उसकी नज़र अपनी कलाई घड़ी पर गई। उस समय 9 ही बजे थे। 1 घंटे का समय वह कहाँ व्यतीत करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने एक पत्रिका खरीदी और पास में पड़ी बेंच पर बैठकर पढ़ने लगी। हर 10 मिनट के बाद उसकी नज़र घड़ी पर चली जाती। एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मीनू वहां से उठ खड़ी हुई और अमित के कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उस समय अमित अकेला पलंग पर लेटा था। मीनू को देखकर अमित के उदास मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दिखाई पड़ी। मीनू पास के पड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ क्षण तक तो वह चुपचाप बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से बात शुरू करे। तभी मीनू के मुंह से शब्द निकले, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, अमित ने बहुत दबी आवाज में कहा। यह सब कैसे हो गया? मीनू ने पूछा। मैंने जो पाप किए थे उनका फल मिला है मुझे। कैसी बात करते हैं? मीनू ने अमित को चुप करते हुए कहा। नहीं मीनू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, अपनी नासमझी के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया। मीनू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत घृणा है। मैंने कई बार कोशिश की कि तुमसे सारी बातें स्पष्ट कर दूं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा ही मौका ही नहीं मिला। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मीनू उसे चुप कराने की कोशिश करती, परंतु अमित जैसे उसे सब कुछ बताने के लिए बेचैन था। नहीं मीनू, आज मुझे बहुत दिनों बाद बातें करने का अवसर मिला है। ना जाने कभी ऐसा अवसर मिले या ना मिले, इसलिए मैं अपने दिल की सारी बातें आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ। मीनू, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन मुझे लगा कि तुम ही मेरे अरमानों की मंजिल हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता था, परंतु वापस मेरठ आने पर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि मैं एक ऐसे भंवर में फंस गया जिससे आज तक नहीं निकल पाया। जब तुम्हें देखकर हम घर पहुंचे तो आकर देखा कि मेरठ के एक बहुत प्रतिष्ठित व धनी व्यक्ति अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि उस लड़की से मेरी शादी हो, परंतु मैं अपने माता पिता के सामने बोल ना सका। शायद शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसके उसके साथ मेरा रिश्ता तो हो गया था, परंतु शादी ना हो सकी। ईश्वर ने इसी में कुछ भलाई ही की है। जब से रिश्ता टूटा है मैंने कोई और लड़की देखने का प्रयास ही नहीं किया। यद्यपि मेरे माता पिता इस बात से बहुत दुखी हैं। एक बार मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी मान लिया था, इसलिए आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। लीमा भाभी से मुझे पता चला
कि तुमने इस रिश्ते की नामंजूरी से दुखी होकर वकालत पढ़ने का और अपने पांव पर खड़े होने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छूटे, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ कहने का साहस न किया था। आज जब तुम वकालत पूरी कर चुकी हो, तुमसे कुछ कहने का समय आया था, परंतु अब विधाता ने मुझे तुम्हारे योग्य ही नहीं छोड़ा। अमित को रोता देखकर वह उसकी बातों से भाव विभोर होकर मीनू के नेत्रों में भी आंसू आ गए। अमित ने अपने ऊपर नियंत्रण रखकर फिर बोलना शुरू किया। मीनू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि एक बार मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं, जिससे तुम मेरे अपराध को क्षमा कर सको। वैसे मेरे अपराध की सज़ा मुझे ईश्वर ने ही दी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो। यह बात करते करते अमित के नेत्रों में जल उमड़ पड़ा। अमित के नेत्रों में आंसू देखकर मीनू का दिल भी भर आया। वह भाव विभोर होकर बोली, अमित, भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है। इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक क्षमा करने की बात है, जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तो क्षमा किस बात की। मीनू, मैं इस समय मृत्युशैया पर पड़ा हूँ। ना जाने कितने दिन की जिंदगी और है, परंतु जब तक मुझे क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। ये शब्द मीनू के हृदय को बेचैन कर गए। वह बोली, नहीं अमित, ऐसा ना कहो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे। तभी अमित ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में बोला, यदि मैं ठीक हो भी जाऊंगा तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकूंगा। देखा, दोनों हाथ और दोनों पैरों पे प्लास्टर चढ़ा है। हाथ और पैरों की हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। इस दशा में पूरी तरह स्वस्थ हो सकता हूँ। तभी अमित की माता जी ने कमरे में प्रवेश किया। मीनू को उन्होंने 3 वर्ष बाद देखा था, इसलिए वह पूरी तरह पहचान न सकी। उन्हें आभास हो रहा था कि उस लड़की को कहीं देख चुकी हैं। तभी मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और अमित ने मीनू को यह कहते हुए परिचय कराया, मम्मी, ये मीरापुर वाली मीनू है। ओह अच्छा मीनू, माँ ने उसे पहचानते हुए कहा। बेटी, आजकल क्या तुम मेरठ में ही रह रही हो? हाँ आंटी, मैं यहाँ वकालत पढ़ रही हूँ। वैसे अब तीसरे वर्ष की परीक्षा दे चुकी, परीक्षा फल बस आना रह गया है। बेटी, मेरे अमित पर ना जाने कौन सी घड़ी आई है जो उसकी यह हालत हो गई है। यह कहते कहते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आंटी, आप चिंता ना करें, अमित बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह कहकर मीनू अपने स्टूल से उठ गई। अमित को इस हालत में देखकर मीनू के हृदय में उसके प्रति प्यार व दया की भावना उमड़ पड़ी। उसका मन हुआ कि काश वह कुछ समय अमित के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती। आज आज मीनू को आभास हो रहा था कि अमित का और उसका ना जाने कितना पुराना रिश्ता है, परंतु क्या उसका यहाँ रहना उचित होगा इस समय? अनेक विचार उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। अंत में उसने चलने का ही निर्णय लिया। चलने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, अमित का चेहरा उदास हो गया। शायद वह चाहता था कि मीनू कुछ समय उसके पास बैठती, परंतु उसके अंदर इतना साहस कहाँ था कि उससे अपने पास बैठने के लिए कहता। अमित के उदास नेत्रों के वे भाव मीनू के हृदय में उतरते गए। मीनू वहाँ और न ठहर सकी।